So first question we will do the number of sigma and the pi bonds in pentene for ine is. So सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. पेंट मतलब होता है 5, En फॉर डबल बॉन्ड, YnE फॉर ट्रिपल बॉन्ड. समझ में आ रहा है आपको? 5 कार्बन करेंगे 1 2 3 4 5. ठीक है. इस 5 कार्बन में से डबल बॉन्ड कहाँ पे है? सेकेंड पोजीशन पे. मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ नंबरिंग, यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, या फिर मैं बैक साइड से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5. सपोज मैं सेकेंड पोजीशन इसको लेता हूँ तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड हो जाएगा, एंड फोर्थ पोजीशन इस पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. रेस्ट पे क्या लग जाएंगे? हाइड्रोजन लग जाएंगे. यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. क्योंकि कार्बन के कितने बॉन्ड कर सकते हैं वो, उसके वैलेंसी है 4, ये 4 बॉन्ड कर सकता है. सो ठीक है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. इसे से इस कार्बन के 3 बॉन्ड हो चुका है और एक हाइड्रोजन चाहिए, और एक हाइड्रोजन. इस कार्बन के 3 हो चुका है, मीन्स और एक हाइड्रोजन लगेगा. ठीक है. और इस कार्बन पे 4 हो चुका है, जिस पे और एक कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा और कुछ भी हाइड्रोजन नहीं लगेगा. इस कार्बन के ऑलरेडी 4 हो चुके हैं, तो इस पे और हाइड्रोजन नहीं लगेगा. इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगेगा. ठीक है. ठीक है बेटा. सो आपको एक पॉइंट नोट करना है. तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, सिंगल बॉन्ड मतलब होता है सिग्मा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आया मीन्स पाई बॉन्ड है. और एक बात नोट करना है, एवरी फर्स्ट बॉन्ड इज योर सिग्मा बॉन्ड, रेस्ट आर पाई बॉन्ड. ठीक है. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जितने होंगे सारे के सारे क्या होंगे? सिग्मा होंगे. तो सबसे पहले ये सिग्मा, ये भी सिग्मा सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिग्मा. ठीक है. ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा. ठीक है. तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मींस इस पे पाई बॉन्ड होने वाले हैं. तो इस पे आपको क्या करना है, जो फर्स्ट बॉन्ड है इसको ट्रीट करना है एज ए सिग्मा बॉन्ड. तो 2 बॉन्ड में से फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, जो रेस्ट रह गए, जो रेस्ट रह गए उसको आप पाई बॉन्ड लिख सकते हैं. यहाँ पे भी फर्स्ट बॉन्ड को सिग्मा, यहाँ पे कितने बॉन्ड रह गए? 2 बॉन्ड रह गए. तो कितने पाई बॉन्ड होने वाले हैं? 2 पाई बॉन्ड होने वाले हैं. ठीक है. तो टोटल कितने सिग्मा होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होते हैं. जस्ट यू कैलकुलेट. एंड यहाँ पे 3 सिग्मा हुए और 3 पाई बॉन्ड हुए. ठीक है. So what would be the correct answer? Number 1. Option number 1 correct. Let's move to the another question. 47. The structure of intermediate A in the following reaction. ठीक है. So इस स्ट्रक्चर में A क्या है ये हमको देखने का है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट. इस पे जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैक करेगा कार्बन पे. ठीक है. कार्बन पे जाके ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे. ये हाइड्रोकार्बन है. स्ट्रक्चर का नाम क्या है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर का नाम है क्यूमीन. स्ट्रक्चर का नाम है क्यूमीन, और इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ठीक है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए आइसोप्रोपाइल बेंजीन. ठीक है. सो यहाँ पे ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि फर्दर रिड्यूस होके अल्कोहल एंड कीटोन देने वाले हैं. ठीक है. तो इसमें से देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सा स्ट्रक्चर है. ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कि नहीं होगा? ये ऑक्सीजन जाके इस पे अटैक करेगा. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन. क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 48 नंबर, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड इज। इनमें से कौन से स्ट्रक्चर ट्राइब्रोमाइड ऑक्साइड के होने वाले हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, ट्राई मीन्स थ्री, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ब्रोमो का मतलब होता है ब्रोमीन, ऑक्टा मीन्स 8 एंड ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, स्ट्रक्चर्स में से हम लोग इतना इंफॉर्मेशन मिला। इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने, लेट्स, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, एक है ब्रोमीन और एक है ऑक्सीजन। तो इसमें से सेंट्रल एटम कौन होने वाला है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो होते हैं सेंट्रल एटम। ये आपको याद करना है, नोट डाउन करना है। तो ये आपको याद रखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन। सो ब्रोमीन विल बी द सेंट्रल एटम। सो हाउ मेनी ब्रोमीन आर देयर, थ्री ब्रोमीन आर देयर, वन, टू एंड थ्री। ठीक है, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सात होते हैं। एक बॉन्ड कर चुका है और कितने बाकी है इसके, तीन बाकी है। तो यहाँ पे इस सेकंड वाले पे कितना बाकी है, दो हो चुके हैं, पांच बाकी है, और थर्ड वाले पे छह बाकी है। सो ऑक्सीजन कितना होना है, एट होना है। तो हम लोग लुईस स्ट्रक्चर के हिसाब से, लुईस रूल के हिसाब से सिंगल सिंगल दे देंगे, फिर ऑक्सीजन ऐड करेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ऑक्टेट इसका फुलफिल हो गया, हमको ऑक्टेट फुलफिल करने से फर्स्ट का ऑक्टेट फुलफिल हो गया, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने छह बॉन्ड्स बनाए विद थ्री ऑक्सीजन। लास्ट वाला भी वैसा होगा, वन, टू, थ्री। ठीक है, अब इस ब्रोमीन के पास पांच इलेक्ट्रॉन है, तो कितने बॉन्ड कर सकता है, चार। ठीक है, तो वो दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करेगा। तो क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सब में इस टाइप का बॉन्ड किया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में चार्ज नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में चार्ज है। तो स्टूडेंट आपको याद रखने का है, न्यूट्रल बॉन्ड विद द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। न्यूट्रल जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा ही स्टेबल होते हैं देन द चार्ज स्पीशीज। न्यूट्रल न्यूट्रल कंपाउंड्स हमारे ज्यादा स्टेबल होता है देन चार्ज स्पीशीज। ठीक है, सो इसमें से न्यूट्रल कौन सा है, ए, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन हम करेंगे 5F arrange in the order of decreasing order, the correct option is, इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, जैसे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए एनर्जी का। ठीक है, सो ये कैसे कैलकुलेट होता है, बाय ऑफबर्ग प्रिंसिपल। द ऑफबर्ग प्रिंसिपल क्या है, n प्लस एल रूल। यहाँ पे n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है एजोमेंटल क्वांटम नंबर। सो n हमको पता है, k सेल के लिए वन होता है, l सेल के लिए टू होता है, m सेल के लिए थ्री होता है, एंड सो ऑन। तो l का वैल्यू कैसे हम पता लगाए, ठीक है, दीज आर द l वैल्यू फॉर s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले 4d, 4d हम चेक करेंगे। 4d किसका है, चेक करते हैं। 4d n प्लस एल रूल क्या होना है, n का वैल्यू कितना होने वाला है, 4 होने वाला है, और d का वैल्यू कितना होने वाला है, 2। सो n प्लस सो n प्लस एल इक्वल्स टू कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, फॉर 5p। ठीक है, 5p के लिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 5 है, एंड l का वैल्यू कितना होगा, p के लिए l का वैल्यू है 1। तो टोटल कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है 5f। 5f के लिए n का वैल्यू 5 है एंड p का वैल्यू 3 है।
P का वैल्यू, F का वैल्यू 3 है, तो टोटल कितने हुए? 8। ठीक है, नेक्स्ट 6P, इसके लिए K का वैल्यू, N का वैल्यू 6 है, P के लिए L का वैल्यू 1, तो टोटल कितना हो गया? 7। ठीक है, तो हम लोग अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले जिसका लेस वैल्यू वो ज्यादा ही स्टेबल होता है। तो सबसे पहले क्या आने वाला है? 5F आने वाला है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसके होने वाले हैं? 5F का। ठीक है, सेकेंड कौन होने वाला है? 6P का। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 5F 6P। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये दोनों का वैल्यू 6 है, तो दोनों से पहले कौन आने वाला है? जिस ऑर्बिटल का जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू लेस होगा वो होगा पहले आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिस ऑर्बिटल का n का वैल्यू लेस होगा वो पहले आएगा। तो ये दोनों में से n का वैल्यू लेस किसका है? 4D या 5P? 4D का n का वैल्यू 4 है और 5P के लिए n का वैल्यू 5 है। सो कौन सा आने वाला है? 5P आएगा, देन 4D आने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे लेस एनर्जी किसके होंगे? 4D का होगा। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? 5F का होगा, अकॉर्डिंग टू N प्लस एल रूल। तो यहाँ पे हमको N प्लस एल रूल लगाना था। कौन सा पहले हम लोग अरेंज होगा? 5F आएगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आने वाला है? 5F 6P 5P 4D। कौन सा है? 1 नंबर। We will go for the next question. Which of the following reaction are disproportionation reaction? Disproportional reaction जानने से पहले, करने से पहले हम इसका मीनिंग क्या है देख लेते हैं। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट अंडरगो द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है, तो वो क्या हो रहा है? यहाँ पे -1 हो रहा है। आपको पता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे 0 से -1 हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वही पर्टिकुलर एलिमेंट देखो, नीचे तरफ क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये क्या हो रहा है? रिड्यूस भी हो रहा है, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ पर्टिकुलर एलिमेंट, सेम एलिमेंट, वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज भी होगा एज वेल रिड्यूस भी होगा। तो हम अभी चेक करेंगे इनमें से पहला वाला ऑप्शन, कॉपर। कॉपर क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +1 है। ठीक है, वो क्या हो रहा है? +2 हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। सो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये सेम एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो ये यू कैन से दैट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नंबर 2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलेगा? x, इसको अगर मैं ले लेता हूँ, x ऑक्सीजन के होते हैं -2, तो -2 इंटू 4 -8, तो x -8 इक्वल टू -2 कितने निकलने वाले हैं? +6। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद वाला प्रोडक्ट के बाद देखते हैं, इसका मैंगनीज, इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकलने वाला है? +7। कितना निकलने वाला है? +7। ठीक है, यहाँ पे x ले लिया, -2 एक ऑक्सीजन के, तो -8 इक्वल टू -7 इक्वल्स टू -1। ओके, यहाँ पे मैंगनीज का कितना निकलने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट? +4। नेक्स्ट तो हम लोग देखते हैं, +6 से कितना हो रहा है? -7 हो रहा है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। +6 से +4 हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स
ऑक्सीडेशन, तो पर्टिकुलर एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट इन ए कंपाउंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये भी मैं बी भी बोल सकता हूँ, डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन है। नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है, एक्स ले लूंगा मैंगनीज का, पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पे कितना निकलने वाला है, इसका +7, कितना होने वाला है, +7, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7। नेक्स्ट इस पे कितना होगा, इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होने वाला है, एक्स, ठीक है, यहाँ पे +2, क्योंकि पोटेशियम का +1 है, यहाँ पे -2 एक ऑक्सीजन पे, तो -8, तो इस पे आने वाला है, चार्ज चढ़ने वाला है +6, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो यहाँ पे इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, तो हम चेक कर लेते हैं, +7 से +6 मीन्स क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 6 है, +6 निकल रहा है इसका, थोड़ा देख ले, +6, ठीक है, +6, यहाँ पे +4 हो रहा है, मीन्स बोथ द केसेस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, सो सी हमारा डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डी नंबर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है मैंगनीज का, तो 4 वाला भी देख लेते हैं हम, यहाँ पे मैंगनीज का कितना निकल रहा है, +7, और इसका +2, यहाँ पे रिएक्टेंट के साइड में दो तो मैंगनीज से जो कि प्रोडक्ट दे रहा है, तो इस टाइप का भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट या रिडक्शन में क्या होना है, एक एलिमेंट प्रोडक्ट के साइड में रिड्यूस होना है या फिर रिएक्ट प्रोडक्ट के साइड में रिड्यूस होना है या फिर ऑक्सीडाइज होना है, तो ये पॉसिबल नहीं, ये +4, तो ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी, ए एंड बी, दिस वन, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी 51 number, under isothermal condition a gas at 300 Kelvin expands from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure of 2 bar. The work done by the gas is given क्या है, 1 liter is equal to 100 joule. So यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला, आइसो मीन्स सेम और कांस्टेंट, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, हियर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो टेम्परेचर का यहाँ पे जो 300 दिया है इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, वर्क डन इरिवर्सिबल, बिकॉज ये क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो रिवर्स नहीं हो सकता रिएक्शन, नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड चेंज इन द वॉल्यूम डेल वी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, प्रेशर दिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर P का वैल्यू गिवन है, P का वैल्यू व्हाट इज द P वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट लेंगे माइनस, प्रेशर है कितना 2, तो 2 इनटू चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम क्या है, इनिशियल कितना है 0.1, फाइनल कितना होता है 0.25, सो वी सबट्रैक्ट द फाइनल माइनस इनिशियल, 0.25 माइनस 0.1, ठीक है, कितना आने वाला है ये, दैट्स +2 माइनस 2 इंटू 0.15 इक्वल्स टू 3 लीटर इक्वल्स टू 0.3 लीटर बार, ओके, सो 1 लीटर बार यहाँ पे गिवन है, 1 लीटर बार इक्वल टू 100 है, तो हमारा कितना है 0.3 लीटर बार, तो 0.3 लीटर बार कितना हो जाएगा, कितना जूल होने वाला है, 0.3 इंटू 100, कितना आने वाला है
30. Okay, 30 जूल. 30 जूल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 30 जूल? यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी हमने यहाँ माइनस छोड़ दिया, माइनस 30 जूल. ओके, ऑप्शन नंबर 1. Next question, among the following, the one that is not a greenhouse gas is nitrous oxide, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड. स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं. These gases are called as the ग्रीन हाउस गैसेस. इनमें से ये सब जितने हैं ये सारे के सारे क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस. इसमें से देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यस ग्रीन हाउस गैस है. मीथेन ग्रीन हाउस गैस है. ओजोन ग्रीन हाउस गैस है. सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज द फैक्ट क्वेश्चन कि सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, फॉर अ सेल रिएक्शन Fe3 plus 2I give rise to Fe2 plus I2. ओके, क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में? ई नॉट सेल दिया है. ठीक है, एट टेम्परेचर 298 केल्विन वी हैव टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी. स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन है. डायरेक्ट हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? del G means standard gives energy is equal to minus NF E naught cell. So we have F value, E naught cell value. So we have to know the N value. तो N का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? स्टूडेंट्स सी, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? यहाँ पे टोटली इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं? +3. ठीक है, चार्ज हम लोग देखते हैं +3 हो रहा है, तो कितना आयरन है? 2 आयरन है, मीन्स टोटल कितना हुआ? +6. यहाँ पे +6 होता है, यहाँ पे कितना होता है? +4. ठीक है, एक आयरन के लिए 2 प्लस 2 आयरन के लिए +4. तो डिफरेंस कितना होता है? +6 एंड +4 में 2. तो यहाँ पे n वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, n का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2 है. एंड f का वैल्यू दिया हुआ है 96500. ओके, एंड वी हैव ई नॉट वैल्यूज ऑल्सो. ई नॉट का वैल्यू कितना आ जाता है? ई सेल दैट इज 0.24. तो हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे वैल्यूज, तो हमको कितने आ जाएंगे? अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 96500 इंटू 0.24. So we will get the value -4632 जूल. ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे का माइनस साइन था, यहाँ पे क्या फॉर्मूला पे है? माइनस है. सो यू विल गेट द वैल्यू माइनस में. ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू इन माइनस. सो हम लोग इसको क्या ऑप्शन देखेंगे? किलो जूल में है. किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पे 1000 डिवाइड करेंगे. सो 1000 डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 46.320. सो विच वन ऑफ द, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन रहेगा, तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? नेगेटिव. ठीक है, दिस वन ए. We will move to next question, 54 number. Enzymes that utilize ATP in phosphate transfer requires an alkaline earth metal as a cofactor. Tell that M. Okay, हमको M पता लगाना है. So ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक का. ये है क्लास 11 का बुक 304. ओके, पेज नंबर 304 है. सो सी द डायरेक्ट क्वेश्चन. यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम एज ए कोफैक्टर. एटीपी ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेटल की रिक्वायरमेंट है? मैग्नीशियम.
इसमें क्लियरली लिखा हुआ है मैग्नीशियम मेटल का रिक्वायरमेंट है. दिस इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड also plays an important role in neurotransmitter. ओके, इसके बारे में, कैल्शियम के बारे में है. ठीक है. एंड द मेन पिगमेंट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स इज क्लोरोफिल विच कंटेन्स मैग्नीशियम. एंड यहाँ पे कैल्शियम के बारे में भी दिया है. सो स्टूडेंट, तो इनमें से करेक्ट कौन सा होगा? मैग्नीशियम. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर. द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्शन. कन्वर्ट करने के लिए मीन्स ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्काइन का. ट्रिपल बॉन्ड मीन्स है अल्काइन. यहाँ पे क्या हो जाता है? ये डबल बॉन्ड हो जा रहा है. मीन्स जनरली आपको क्या पता चलेगा? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन बिकॉज हियर एडिशन रिएक्शन इज टेक्स प्लेस. यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जा रहा है. मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जा रहे हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट बात आता है, इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज होगा? ऑल आर द रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कैसे आ रहा है ये. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 11th क्लास बुक क्वेश्चन. यहाँ पे देखिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन में दिया है. ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन ले रहे हैं. यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग पालाडियम एंड चारकोल लेते हैं रिएजेंट, देखिए आप पालाडियम अगर चारकोल लेंगे, वो क्या करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ पालाडाइज चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेट विद द पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्यूनोनाइल गिव्स अल्कीन. ये क्या देता है? अल्कीन देता है. कौन सा टाइम का कौन सा फॉर्म दे रहा है? ये सीज दे रहा है. आपको याद रखने का. अगर सोडियम लिक्विड ले रहे हैं, अमोनिया, तो ये क्या देता है? ट्रांस टाइप देता है. सो अगर यहाँ पे क्या था डिफरेंस, और क्या था? यहाँ पे दो डिफरेंट आर था, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट थे, तो सीज टाइप का फॉर्म दिया. अगर वो दोनों सेम होंगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप सेम होगा, सो डायरेक्टली क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. पैलेडियम पैलेडियम चारकोल के फॉर्म में, प्रेजेंस में, पैलेडियम चारकोल के प्रेजेंस में. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी वैसे ही होगा. यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर इसमें से क्या होने वाला है? अगर सोडियम लिक्विड लेंगे तो क्या होता? ट्रांस होता. यहाँ पे सीज दिया है, तो सीज के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन पैलेडियम चारकोल. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर. विच is the correct thermal stability order for H2E? Here E stands for oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. ओके. सो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ही हम लोग डाउन दी ग्रुप जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे. क्यों? क्योंकि जो H2E के बीच में जो बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी वो डिक्रीज होते जाती है. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं अगर लूंगा यहाँ पे हाइड्रोजन H2O एंड H2PO. सो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी? H2O की होगी. यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी किसकी कम होगी? H2PO. इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी. क्यों? जैसे ही हम लोग डाउन दी ग्रुप आएंगे, हमारा थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करते जाता है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस. सो क्या ऑर्डर होने वाला है? फिर मैं आपको बताऊं तो ऑर्डर क्या होने वाला है, सबको याद रखने का है. तो H2E की डिक्रीज होते जाएगी एनर्जी. ठीक है. सो बॉन्ड क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? पोलोनियम, देन टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर, देन ऑक्सीजन. So which one of the then which of the following will be the correct? Third one. Clear? So मैं आपको रीड कराता हूँ. यू जस्ट रीड दिस लाइन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
फर्स्ट बात है आयोनिक कंपाउंड, एक्सेप्शन आर SnF4 एंड PbF4 विच आर आयोनिक नेचर, मीन्स हमारा कौन कौन सा आयोनिक नेचर है, SnF4 एंड PbF4, स्टेनस tetrafluoride and lead tetrafluoride which are ionic nature and PbI4 does not exist, ये आपको याद रखने का है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। PbI4 does not exist because PbI bond initially formed during the reaction does not release enough energy to unpair 6s2 electrons। ओके, नेक्स्ट बात है यहाँ पे आपको देखिए हेवियर मेंबर, जो हेवी मेंबर्स होते हैं जैसे कि जर्मेनियम, लेड आर एबल टू मेक हलाइड्स। ओके, एंड फॉर्मूला करेंगे तो हलाइड्स ये दोनों फॉर्म कर सकते हैं। तो जो हलाइड्स फॉर्म होते हैं इनमें से जो टेट्रावैलेंट होते हैं वो ज्यादा ही स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम टेट्रा इज मोर स्टेबल देन द, यहाँ पे लिखा है वेयर एज ये आपका ऑपोजिट है, लेड के केस में मोर स्टेबल देन लेड टेट्रा हलाइड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात है, आपको याद करना है, नोट कर लेना है कि यहाँ पे जो अगर जर्मेनियम है तो यहाँ पे इस केस में टेट्रावैलेंट मोर ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड लेड है तो लेड डाइहैलाइड्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू टेट्राहैलाइड्स का। एक्सेप्ट CCl फॉर अदर टेट्राहैलाइड आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड, मींस ये भी आपको याद रखने का है, इसको छोड़ के कार्बन टेट्राक्लोराइड को छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर है वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी hydrolysis can be understood by taking the example of SiCl4 मीन्स सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड को लिया गया, ये देखो इजीली हाइड्रोलाइज हो चुका है, ठीक है, जो कि दिया है हमारा सिलिसिक एसिड। क्लियर, मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड को अगर आप छोड़ दें बाकी के जो टेट्राहाइड्राइड है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखने के इनमें 4 पॉइंट्स आपको मिल गया। फॉर एग्जाम्पल और एक मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, कार्बन हैज अ यूनिक कैरेक्टर, मीन्स ये जनरली पाई बॉन्ड मल्टीपल पाई मल्टीपल बॉन्ड्स कर सकते हैं विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स विद अ स्मॉल ऑफ स्मॉल्स। जो कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन एलिमेंट है वो पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, मल्टीपल पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है with itself and other atoms of small size and high electronegative। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये सब पाई बॉन्ड है, ये आपको भी याद रखना है, कभी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। एंड और एक बात याद रखना है आपको, हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्लियर, सो इनमें से कौन से इनकरेक्ट है अभी आपको पता चलेगा। PbF4, यस मैंने आपको बताया PbF4 एंड SnF4 ये दोनों क्या कर है, दोनों बोथ आर आयोनिक इन नेचर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके, मैंने आपको दिखाया ये आयोनिक इन नेचर होता है एंड PbI4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, SiCl4, यस ये इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। कौन हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वो इजीली हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, बाकी के टेट्राफ्लोराइड लोग क्या होंगे, इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं पी ब्लॉक्स पे। देन ये वाला है, मैंने आपको बताया GeX4 इज अ मोर स्टेबल देन GeX2, यस ये हो सकते हैं। एंड आपको इसमें और एक तो क्या पॉइंट इसका कॉन्ट्रास्ट पॉइंट क्या है, PbX2 मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू PbX4। समझ में आ रहा है ना, हमने अभी मैंने आपको दिखाया बुक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनकरेक्ट, दिस वन।
सो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये 55, ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे 59 नंबर। ये समझने वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें से पूछा है कौन सा डायटोमिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज हैविंग अ ओनली पाई बॉन्ड। तो एमओटी थ्योरी के हिसाब से हमको देखने का, एमओटी थ्योरी आपको पता होगा कैसे हम उनको डायग्राम करते हैं, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जाएंगे, जनरली मैं आपको दो स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। अगर आप सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे, मैंने सारे के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मैं आपको दिखाता चाहता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखिए इस टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं। तो जनरली जो रेस्ट रहे हैं बेरिलियम और वो जो ऑक्सीजन, तो वो दोनों में पॉसिबल नहीं होगा, उसमें हम लोग का सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो नाइट्रोजन एंड कार्बन, कार्बन में स्टूडेंट देखिए यहाँ पे पाई एंड पाई फील्ड में है, और यहाँ पे एक सिग्मा में इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे। तो आपको इस तरह से चेक करना है। तो जो कार्बन है, कार्बन में ओनली पाई बॉन्ड पॉसिबल है। तो इसके मॉलिक्यूलरिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होने वाला है, इस टाइप के ऑर्डर होने वाले हैं कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन का है टोटल 2 2 2 6 8 9 10 11 12 12 होते हैं टोटल, क्योंकि एक कार्बन का 6 होगा तो दो कार्बन है यहाँ पे, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया गया। यहाँ पे पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स लास्टली फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्पीसीज में हैज ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स, आप देखेंगे सबका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के देख सकते हैं या फिर डायग्राम बना के देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, एक सिग्मा रहेगा, नाइट्रोजन का भी रहेगा, ठीक है, बेरिलियम का भी रहेगा, लेकिन एक इसमें क्या होने वाला है, ओनली पाई पे आपके एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट, कार्बन। We will move to next question 60 number. For the second period element the correct increasing order of ionization enthalpy is, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है टू रिमूव वन लूजली बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, फ्रॉम इट्स गैसियस, फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसियस स्टेट, ठीक है। सो अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होता है। ये बात हमको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। अक्रॉस द पीरियड क्या होने वाला है, इंक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर इसका अगर हम लोग ऑर्डर देखने जाएं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जनरली पीरियड्स का डायरेक्ट नॉर्मल ऑर्डर हम लोग लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बेरिलियम है एंड नाइट्रोजन है, बेरिलियम फुली फील्ड है, नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है कि यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट है, हम लोग को बच्चों को नॉर्मली लगेगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन अक्रॉस द पीरियड हमको पता है इंक्रीज होता है, सो ऑर्डर ये हो जाएगा। बट हम लोग का बेरिलियम और नाइट्रोजन क्या होगा, मोर स्टेबल है। क्यों, क्योंकि बेरिलियम इज अ फुली फील्ड एंड नाइट्रोजन इज हाफ फील्ड। वी नो दैट फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड आर मोर स्टेबल, सो इनके आयोनाइजेशन एनर्जी और भी इंक्रीज कर जाएंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोरन पहले आ जाएगा, बेरिलियम उसके बाद आएगा। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है, तो बोरन का डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भी होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, देन आएगा नाइट्रोजन। सो ऑर्डर अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, लिथियम, बोरन, देन बेरिलियम, ओके, देन आ जाएगा कार्बन, देन आफ्टर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड नियॉन। समझ में आ रहा है। सो विच ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ना, हाफ फील एंड फुली फील आर मोर स्टेबल। सो आयनाइजेशन एनर्जी नो डाउट इंक्रीज होता है अक्रॉस पीरियड एंड डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, बट बोरॉन पहले आ जाएगा एंड ऑक्सीजन पहले आएगा, रेस्पेक्टिवली बेरिलियम एंड नाइट्रोजन को लेके। क्यों, बिकॉज बेरिलियम एंड नाइट्रोजन आर हाफ फील एंड फुली फील।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल जो चीज बैक्टीरिया के थ्रू से मिक्स हो सकता है, ठीक है, सॉइल में मिक्स किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। सो ये चैप्टर 15 का है, पॉलीमर चैप्टर, क्लास 12 का। अगर आप ध्यान से अगर रीड किए होंगे एग्जाम्पल, सो को पता चल जाएगा। आई विल शो यू। यहाँ पे डायरेक्ट ही लिखा गया है। सी क्या क्या एग्जाम्पल है बायोडिग्रेडेबल का? फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटराइड, ठीक है, इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं हम लोग? पी एच बी वी, पी एच बी वी इसका अदर नेम भी है, ठीक है। सो और एक एग्जाम्पल क्या है इसका? अगर और एक एग्जाम्पल दिखा है, दो एग्जाम्पल दिया है। और एक एग्जाम्पल है 2 नंबर एग्जाम्पल है नाइलन टू नाइलन 6, नाइलन टू नाइलन 6, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। और एक भी एग्जाम्पल मीन्स दो एग्जाम्पल है, जनरल बुक में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक है पीएच बी है, एक एग्जाम्पल है पीएच पीवी, और एक एग्जाम्पल है नाइनल टू नाइनल 6। सो हम एक भी क्वेश्चन देखते हैं। सो इसमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है? नाइलन 6 नाइलन 6 नाइलन 2 नाइलन 6 गुना एस। सो मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल क्या क्या है। एक तो नाइलन 2 नाइलन 6 इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। और एक एग्जांपल क्या था? पी बी सॉरी पी एच बी वी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 63 नंबर। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, रेट कांस्टेंट दे दिया है, कितना दिया है? के दिया है, ठीक है। कौन सा ऑर्डर दिया है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन, इससे हमको क्या निकालना है? टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट इज गिवन एज के 2.303 बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए टी। तो यहाँ पे ए नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इनिशियल कंसेंट्रेशन हम लोग लेंगे, स्टार्टिंग में कंसेंट्रेशन कितना होगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 100, ठीक है। कितना रिएक्शन हो चुका है? 99% कंप्लीट हो चुका है, मीन्स कितना बाकी है? सो ए टी एट टाइम टी में कितना बाकी है? 1 बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे निकला 1? 100 माइनस 99 हो चुका है। सो आपको पता है फॉर्मूला यहाँ पे 100 माइनस 99 होगा। सो कितना निकल जाएगा हमारे पास? टी का वैल्यू निकालना है, के वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का के वैसे का वैसा रहेगा, तो टी इक्वल्स टू 2.303 बाय के, ठीक है। टी इधर चला गया तो के इधर आ गया। सो क्या हो जाएगा? लॉग 100 बाय 100 माइनस 99। सो इसका वैल्यू कितना आएगा? 100 बाय 1, 100 बाय 1। सो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, मीन्स लॉग 100। लॉग 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लॉग 10 टू द पावर 2, ठीक है। लॉग 10 टू द पावर 2 इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? लॉग 10 टू द पावर 2। सो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 2 हम लोग का आगे आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा, इंटू 2 इंटू लॉग 10। तो लॉग 10 का वैल्यू कितना है? 1 है। समझ में? लॉग 10 टू पावर 2 का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 2 आगे आ जाएगा,
और ये हो जाएगा log 10। सो स्टूडेंट log 10 का वैल्यू होता है 1, तो log 10 टू पावर 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 आने वाला है। ठीक है, और डायरेक्टली हम लोग बोल भी सकते हैं log 100 का वैल्यू 2 होगा। कैसे होगा, इस प्रोसेस के थ्रू से 2 होगा। log 10 टू द पावर 2, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 log 10, तो log 10 का वैल्यू है 1। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 1। सो कितना निकलने वाला है, t इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 बाय के। तो इंटू करेंगे हम लोग, कितना आएगा, दैट इज that is 4.606 by k। सो कौन सा आंसर करेक्ट होने वाला है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, दिस वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। स्टूडेंट्स आपको पता है 20 अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल, 10 उसमें से एसेंशियल होते हैं। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स मीन्स जो हम लोग बाहर से रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल मीन्स जो हमारा बॉडी मैन्युफैक्चर करता है, जो एसिड्स। सो आपको एक ट्रिक बता दूं, पीवीटी प्राइवेट टीम हॉल, ये जो 10 है अमीनो एसिड्स, ये सब है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, पीवीटी टीम हॉल, पी स्टैंड्स फॉर, देख लीजिए कैसा है, फिनाइलएलानिन, वैलानिन, ट्रेप्टोफन, थेरियोनाइन, आइसो लियोसिन, मिथियोनाइन, हिस्टाडाइन, आर्जिनाइन, लियोसिन, लाइसिन्स। ठीक है, तो ये सब एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनमें से वैलानाइन यस एसेंशियल है, लियोसिन एसेंशियल है, एलानाइन नॉन एसेंशियल है, लाइसिन हमारा एसेंशियल है। मीन्स ये आपको ट्रिक याद करेगा, पीवीटी प्राइवेट टीम हॉल, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसको एलाबोरेट कर सकते हैं, एक्सपैंड करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है। अभी पता चल जाएगा एसेंशियल एलिमेंट्स ये सारे के सारे एसेंशियल है। तो बचा क्या हमारे लिए, नंबर 3 एलानाइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो स्टूडेंट यू नो दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारे ई प्लस इज और इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यूक्लियोफाइल जिसमें इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंट होती है। सो इनमें से कौन सा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाएगा, फर्स्ट वाला हम लोग अगर चेक करेंगे, सो इसमें क्या प्रोड्यूस होने वाला है, जनरेट क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। हियर क्लोरीन विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्या जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा, Cl माइनस। तो Cl माइनस जब जाके अटैक करता है बेंजीन रिंग पे, सो ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेकेंड वाला हम लोग देखते हैं, सेकेंड वाला में क्या होगा, ये जो AlCl3 है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर लुईस एसिड, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जनरेशन क्या होगा, जो क्लोरीन है, क्लोरीन हियर गिव वन इलेक्ट्रॉन टू दी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एक लुईस एसिड को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे क्या जनरेशन होगा हम लोग का, यहाँ पे जनरेशन होगा एक इलेक्ट्रोफाइल का, यहाँ पे Cl प्लस एंड AlCl3 माइनस, AlCl3 माइनस, सॉरी यहाँ पे 4 होगा और एक क्लोरीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोग का ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सो
व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन हम लोग देखा जाए, हमेशा स्टूडेंट याद रखिएगा अगर सनलाइट है, सनलाइट का प्रेजेंस में क्लोरीन अटैक कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्लोरीन क्या एक्ट एज अ फ्री रेडिकल, ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला हम लोग देखेंगे, तो लास्ट वाला क्या होगा, यहाँ पे भी सेम Cl क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा एक्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग का क्या रिलीज हो रहा है, OH माइनस निकल जा रहा है, तो यहाँ पे क्या एक माइनस वाला अटैक करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे OH माइनस निकल जाए तो एक Cl माइनस अटैक करेगा, तो Cl माइनस यहाँ पे कैसे एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे भी हम लोग क्या जनरेट होने वाला है, इस क्वेश्चन में भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने वाला है। तो लास्ट रिएक्शन जो है, लास्ट एग्जांपल है वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जनरली एरोमेटिक रिंग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल, सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है 67 नंबर, फॉर द केमिकल रिएक्शन N2 प्लस H2 गिव राइज टू NH3, मीन्स यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन दिया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव राइज टू अमोनिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, इजी है स्टूडेंट। हमको पता है जब ये होता है रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इन्हें मैंने दे दिया R, ये होता है प्रोडक्ट का साइड, ठीक है, मैंने लिख दिया P। ठीक है, सो जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, रिएक्टेंट साइड को हम लोग नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पे इसका मोल कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मीन्स 1 है। सो हम लोग नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -1/1, ओके, change in the nitrogen concentration, decrease in the nitrogen concentration, नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, बाय dt। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन नहीं है इसका। सो इसका क्या होना है, ये भी रिएक्टेंट के साइड है, ये किसके साथ इक्वल होने वाला है, -1/3, ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यहाँ पे इसका कितना है, 3 है, इसका मोल कितना दिया है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/3, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड था, तो ये 3 था, तो ये 1/3 हो जाएगा, डी किसका, हाइड्रोजन का, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, वो क्या फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट। जब हम लोग इक्वल टू किसके साथ इक्वल होने वाला है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट है तो प्लस होगा, हमें क्या रिएक्टेंट का माइनस प्रोडक्ट का प्लस। यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, 1/2, रेसिप्रोकल हमको लिखना है किसका, अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है। ओके स्टूडेंट, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या होने वाला है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसमें से कौन सा होने वाला है, देख लेते हैं हम लोग। माइनस, यस, 2, ये 1/2, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे प्लस होना है। नंबर 2 ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 1/2 होना है। ठीक है, देन नंबर 3 माइनस, ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, देन +1/2, यस। देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 भी रॉन्ग हो जाएगा, ये 1/3 होना है। ठीक है, सो आपको भी समझ में आया कि केमिकल काइनेटिक्स से कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 68 नंबर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करता है अमोनिया, 2 मोल्स। इसका मतलब क्या होता है, 2 मोल्स बनाने के लिए हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। हम लोग यहाँ पे पूछा ना, क्या पूछा है, 20 मोल्स ऑफ अमोनिया पूछा है, मीन्स 1 मोल ऑफ अमोनिया, सॉरी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए हमको,
3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 20 मोल्स का कितना प्रोड्यूस करना है। सो हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम पता है पहले बैलेंस करना है। बैलेंस करने के हमको क्या पता चलता है कि 2 मोल्स के लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। सो 1 मोल ऑफ अमोनिया के लिए कितना हाइड्रोजन जरूरत पड़ेगा, 3/2। यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ, सिंपल एक यूनिटरी मेथड कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट कितना मोल्स के लिए हमको ये पूछा है, 20 मोल के लिए पूछा है। 20 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा, 20 मोल्स के लिए कितना जरूरत होगा, 3/2 इंटू 20। तो कितना निकल जाएगा हम लोग का, ये 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, कितना होगा 10 जा 10 इंटू 3 दैट इज योर 30। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, इट मीन्स 20 मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए हमको 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर है। 69 नंबर चेक करेंगे हम लोग, देखेंगे द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। प्रोटोनेट मीन्स जो H प्लस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो H प्लस कौन डिफिकल्टली रिलीज करेगा, मतलब इजीली रिलीज नहीं करेगा। वी नो दैट फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं H2O वाटर, यस इट इज इजीली प्रोटोनेट कर देगा, मीन्स H प्लस को रिलीज कर देगा। सेकेंड वाला ये भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का अल्काइल है, सो ये इजीली प्रोटोनेट कर देगा, ठीक है। और कीटोन ये भी इजीली सम व्हाट कर सकता है, बिकॉज अभी हम लोग को कैसे पता चले कौन इजीली प्रोटोनेट करेगा, अगर वाटर में जो डिजोल्व हो जा रहे हैं वो प्रोटोनेट करने वाले हैं। तो जो लास्ट वाला है देखिए स्टूडेंट, इसमें हम लोग को पहचानना है, जो लास्ट वाला है इसमें क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है मीन्स हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ठीक है, ये फिनाइल लगा हुआ है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो ये जब प्रोटोनेट करेगा, जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा, तो क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रिजोनेंस में जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, इजीली रिलीज नहीं करते। जो फिनाइल ग्रुप के होते हैं, ठीक है, आपको याद रखने का, जो एरोमेटिक चेन के रिंग होते हैं जो फिनाइल ग्रुप के होंगे वो इजीली प्रोटोनेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, 4 होने वाला है, ठीक है। ये आपको समझना है 4 कैसे हो रहा है, कि यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल ग्रुप वी नो दैट कि वो इजीली प्रोटोनेट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, रिजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोन पेयर है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोन पेयर इन रिजोनेंस, so it will not easily liberate H plus, इस प्रोटॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर, फॉर ए आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। स्टूडेंट आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाले हैं। फॉर आइडियल सॉल्यूशन वी नो दैट दिस आर फॉलोइंग कंडीशंस। फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल मिक्स H का वैल्यू किसके साथ इक्वल होना है, 0 के साथ। एंट्रोपी एस यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो एंड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, लेस देन 0। तो वॉल्यूम क्या होगा, 0। हमारे बुक्स में जनरली ये दो ठो दिया हुआ है, डेल एच इज इक्वल टू 0 एंड डेल वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एंट्रोपी अगर ग्रेटर हुआ 0 से इस कंडीशन में, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, लेस देन 0 होने वाला है, ठीक है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, डेल एच इज नॉट इक्वल टू 0, ये ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी मोर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देन दिस v इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो इसमें से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, एस 0 नो, ये नहीं हो सकता। देन नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता। नंबर 3 यस, h इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 होता है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपको क्या है, करेक्ट है। सो ये चीज़ आपको याद रखने का, ये जो फॉलोइंग देखो फॉर आइडियल सोल्यूशन दिस यू शुड टू रिमेंबर। नॉन आइडियल के लिए मैंने आपको बताया, उसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज 71 नंबर, कंजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। ब्रोंस्टेड एसिड मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो H प्लस को रिलीज करता है होता है ब्रोंस्टेड। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में से
H प्लस को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, OH माइनस बचेगा, दैट इज ब्रोंस्टेड। कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा, कंजुगेट बेस ऑफ H2O हो जाएगा OH माइनस। सेम कंजुगेट बेस पूछा है किसका, HF का पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से H को माइनस कर देंगे, ठीक है, H प्लस को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, F माइनस बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर कंजुगेट बेस पूछता है, कंजुगेट बेस मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से हम लोग H प्लस को रिमूव कर देंगे, जो बचता है होता है वो होता है कंजुगेट बेस। अगर कंजुगेट एसिड पूछेगा तो H प्लस ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल हमको निकालना है कंजुगेट एसिड, ठीक है, तो H2O है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे H प्लस को, ठीक है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या हो जाएगा, H3O प्लस। समझ में आया, तो हमको लेकिन इसमें पूछा है कंजुगेट बेस क्या होगा, तो इसमें से H माइनस को H प्लस को रिमूव कर देंगे, बचेगा OH, यस OH, देन HF से माइनस कर देंगे H प्लस को, बचेगा F माइनस, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट। इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो आई मैंने कहाँ पे अटैक होगा, जहाँ पे HgI फॉर्मेशन होगा, तो आई लग जाएगा HgI पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है, 2। 3 नंबर, among the following the narrow spectrum antibiotic is, which of the following is a narrow spectrum antibiotic। नैरो स्पेक्ट्रम जाने से पहले मैं आपको बता दूं एंटीबायोटिक्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वन इज योर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, अनदर इज योर नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस एंटीबायोटिक व्हिच किल्स और इनहिबिट a wide range of ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो कि दोनों पे हम लोग का एक्ट करते हैं, मींस वाइड रेंज का इसका एक्शन शो करता है। बट दोज एंटीबायोटिक विच आर इफेक्टिवली इधर इन द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और इसका क्या होता है, स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे ये लोग एक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम। समझ में आता है ना। सो हम लोग का ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव के एग्जांपल्स क्या क्या है, एग्जांपल्स है, हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि सीबीएसई बुक में मेंशन क्या है, पेनिसिलिन जी हैज अ नैरो स्पेक्ट्रम। पेनिसिलिन जी क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम, एंड एम्पिसिलिन एंड अमोक्सिसिलिन आर द सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, दीज आर हैविंग ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, मींस ये लोग दोनों ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन जी है नैरो स्पेक्ट्रम। सो और एक एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया, और एक तो दिया है क्लोरामफेनिकॉल, दिस इज ऑल्सो अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ओके ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जांपल। सो अब इसमें से कौन सा होने वाला है, जैसे मैंने बताया पेनिसिलिन जी क्या है, नैरो, यस, एंड ये दोनों क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसी तरह से ये भी हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्लोरामफेनिकॉल, ठीक है ना, ब्रॉड, ये भी ब्रॉड है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पेनिसिलिन जी। सब बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली प्रश्न की ओर, दैट इज 74 नंबर।
and alkene A on reaction with O3 means ozone and ZnH2 gives propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives a B as a major product. The structure of product B is. फ्रेंड इसको ध्यान से करना है, हमको अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या बोला है, जो A है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ओजन के साथ, ठीक है, एंड ZnH2O के साथ, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, जो कि हमको क्या दे रहा है, प्रोपानॉल दे रहा है एंड इथेनॉल दे रहा है। मींस यहाँ पे प्रोपानॉल मींस 3 कार्बन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कितने कार्बन होने वाले हैं, 2 कार्बन होने वाला है। इथेनॉल के कितने कार्बन होने वाले, 2 कार्बन। तो टोटल हमारे पास कितने कार्बन होने वाले हैं कंपाउंड, 5 कार्बन। हमको ये आइडिया आ चुका है, यस, जो हमारा ए प्रोडक्ट होगा वो 5 कार्बन वाला होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊं, पे एग्जाम्पल 1, अब ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, हियर ओजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट है, जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ऐसा ब्रेक हो जा रहा है। तो ब्रेक होने से क्या दे रहा है आपको, 2 ठो देगा कंपाउंड, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ विल बी और अल्डिहाइड कंपाउंड। दोनों के दोनों क्या कंपाउंड होने वाला है, अल्डिहाइड। ये भी एक अल्डिहाइड है, ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सेकेंड एग्जाम्पल अब दिखा रहा हूँ आपको, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एच रखा है। यहाँ पे जिस तरह से पहले वाले एग्जाम्पल यहाँ पे भी एच था, वहाँ के एच को रिप्लेस करके मैंने CH3 किया है। अभी जहाँ डबल बॉन्ड है आपको सीधा वहीं पे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगेगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा देना है। तो कौन सा कंपाउंड दोनों फॉर्मेशन हो रहा है, एक कीटोन हो रहा है, एक अल्डिहाइड है, दो डिफरेंट ग्रुप हो रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको। पहला वाला में हम लोग क्या किए थे, यहाँ का अगर मैं यहाँ पे एच लगा दूंगा, CH3 ना हो कि अगर एच होगा तो एक दोनों ही क्या देगा, अल्डिहाइड दे देगा, इंस्टेड ऑफ एच मैंने यहाँ पे CH3 लिखा है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो इसको क्या कैसे क्लीवेज होने वाला है, यहाँ से क्लीवेज हो, यहाँ ओ, यहाँ पे ओ देने वाला है, तो एक कीटोन होगा और एक अल्डिहाइड होगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो एग्जाम्पल दिया है 5 होना है, तो 5 कंपाउंड में 1 2 3 4 5। सो तो यहाँ पे क्या है, 2 ठो अलग अलग कंपाउंड है, तो हम लोग को पता चल जा रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। यहाँ पे एक कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ पे CH3, ये भी क्या होने वाला है, CH3, ठीक है। और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड रखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो एक कीटोन देने वाला है, एक अल्डिहाइड देने वाला। तो ये कितना हो जाएगा, CH हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, ठीक है। तो हमको पता चल चुका है अल्किन ए क्या है, दिस इज योर ए। 5 है, यहाँ पे 5 कार्बन है, और यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगेगा। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे दे रहा है ये प्रोपानॉल और ये आपका हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। अभी ये बोला है ए में हमको क्या करना है, ऐड क्या करना है, HCl ऐड करना है, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर हमको ए मिल गया, अभी ए में क्या ऐड करना है, HCl ऐड करना है, ठीक है। तो HCl हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस HCl। सो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, मार्कनिंग रूल, हमको पता है मार्कनिंग रूल। ये अगेन सेम यहीं से ब्रेक होगा। तो H कहाँ पे अटैच होने वाला है, H विल अटैच टू दैट कार्बन जिसके पास लेस, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने वाला है। तो यहाँ पे ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, एक है, इस कार्बन एटम में कितना है, 0 है। तो H कहाँ पे अटैच होगा, ये H जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा, और Cl कहाँ पे अटैक करेगा,
यहाँ पे Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, विल अटैच टू दी लेस हाइड्रोजन atom which Cl will attach to that carbon which contain a less number of hydrogen atom। क्लियर हुआ? तो स्ट्रक्चर के आंसर हो जाने वाला है, हम देखेंगे यहाँ पे Cl ये रॉन्ग है, यहाँ पे Cl नहीं अटैच होने वाला, यहाँ पे CH रॉन्ग है। 2 नंबर भी नहीं, देखिए 3 नंबर देखिए, इसका जस्ट रिवर्स CH2 ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, बल्कि ये 3 होगा। ओके, सो CH3 Cl 3 नंबर देखिए, 3 नंबर मैच करिए, यहाँ पे Cl हो जाएगा, यहाँ पे इस C पे 2 तो CH3 है, इस C पे 2 तो CH3 है, यहाँ पे Cl अटैच करने वाला है, ठीक है। CH2 CH3 क्लियर। तो थर्ड ऑप्शन will be a correct option। Student, we will check next question. What is the correct electronic configuration of the central atom in K4 FeCN whole 6 based on crystal field theory? मीन्स एक crystal field theory का स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन है, ठीक है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सेंट्रल एटम का, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, इसका नॉर्मल होने वाला है आर्गन 3d6 4s2, इसका ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है, 3d4s2। बट स्टूडेंट इसमें हम लोग Fe का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम लोग ऑक्सीडेशन सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, पोटेशियम का होता है +1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 है तो +4 होगा, +4। हम लोग आयरन का निकालना है तो हम लोग +x, आयरन का x लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देन सियानाइड का होता है -1, सियानाइड का होता है -1, यहाँ पे 6 है तो ये कितना हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0, इसमें कोई चार्ज नहीं है तो 0 हो जाएगा। सो इसका x इजिकल टू कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, +2। तो यहाँ पे फेरिक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। सो स्टूडेंट हम लोगों का ये जो ग्राउंड स्टेट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में से निकलेंगे, ये जो 4s2 होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Fe2+ का Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इस, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ से स्ट्रक्चर्स क्या होने वाले हैं, कैसे वी नो दैट जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट करते हैं 2 एनर्जी लेवल में, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। एक तो ब्रेक करेगा T2g और एक तो करेगा Eg के हिसाब से। यहाँ पे होंगे Eg जिसके 2 ऑर्बिटल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका Eg और ये हो जाएगा T2g, ठीक है, जिसमें कितना ऑर्बिटल होंगे, 3 होगा। स्टूडेंट T2g पहले फील होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी लोअर है, तो पहले T2g फील होगा, देन होगा E। तो स्टूडेंट यहाँ पे अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूंगा सिंगल सिंगल फिल करके, सब में 6 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे T2g पहले फील होने वाला है तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा एंड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन आता है ये लोग पेयरिंग अप करेंगे कि नहीं करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे जो Cn है ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर दे विल पेयर और नॉट। सो दिस विल स्टार्ट पेयरिंग अप, तो यहाँ पे पेयरिंग होगा। अगर वीक लिगेंड होता तो डायरेक्ट पेयरिंग नहीं होता, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये लोग पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे, कितने हुए, 5 हो गए और 1, ठीक है। मीन्स यहाँ पे T2g में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन निकाले, Eg में कितना इलेक्ट्रॉन रहा,
जीरो रहा। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो फिर इधर आके फील होता। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा करेक्ट होने वाला है इनका? T2G4 नहीं, T2G6, यस, ऑप्शन नंबर 2, T2G में 6 रहेगा, EG में 0 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड्स के एग्जांपल। सी, weak ligand, these are the your weak ligand, means this ligand does not help in the pairing of unpaired electron, very important. Strong ligand, these are the strong ligand. हमारे एग्जांपल में था ना Cn माइनस, these ligand help in pairing of the electron, ठीक है। तो Cn हमारा Cn माइनस था क्वेश्चन में, सो ये स्ट्रॉन्ग ligand है, सो हेल्प करेगा पेयरिंग के लिए, ठीक है। We will discuss about the next question. Identify the incorrect statement related to PCl5. कौन सा कंपाउंड दिया हमको? PCl5 के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको PCl5 के बारे में स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, जैसा होगा PCl5 का स्ट्रक्चर होगा, आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। 5 बॉन्ड पेयर हुआ, 0 लोन पेयर हुआ। तो 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर का क्या स्ट्रक्चर होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे Cl लगेगा, ठीक है। ये तीनों बॉन्ड को बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है, ठीक है, इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, और यहाँ पे डॉट होगा उसका एक्सियल बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? थोड़ा सा लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज योर PCl5 स्ट्रक्चर। PCl5 स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो बोला है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको निकालना है, ठीक है। सो पहला पॉइंट देखते हैं, 3 इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल 120, यस। मैं आपको पहले इससे पहले एक रीड कराता हूँ, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है चीज। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पी ब्लॉक चैप्टर है क्लास 12 का, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपेयर्ड कैसे होता है? व्हाइट फॉस्फोरस के थ्रू से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? ये येलोइश व्हाइट पाउडर है, ठीक है, एंड इट हाइड्रोलाइज टू POCl3, मींस ये रिएक्ट करता है PCl5 वाटर के साथ। यहाँ पे रिएक्ट क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है, और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ भी वो रिएक्ट करता है। सी, PCl5 हीट किया गया तो ब्रेक हो गया। हियर अगेन रिएक्ट करता है अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव सम कंपाउंड्स लाइक हेलोअल्केन यहाँ पे दिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5? सी द स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाया है। ये है PCl5 का स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बनाया। ये तीनों तीनों क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। सो इन गैसियस फेस एंड लिक्विड फेस इट इज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मैंने बताया। द 3 इक्वेटोरियल पॉइंट आर इक्विवेलेंट, तीनों के तीनों क्या है? इक्विवेलेंट है, मींस तीनों का एंगल कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। इक्वेटोरियल हमको पता है इसका एंगल कितना होगा, ये इसके बीच में 120, ठीक है। वी कैन डिवाइड 360 राउंड होगा, 360 बाय 3, तीनों इक्वल है, सो 120, ठीक है। स्टूडेंट, two axial bonds are longer than the equatorial points. They are very important. This is due to fact axial bonds pair suffer more repulsion, ठीक है। तो इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज ए आयोनिक सॉलिड। ये कैसे एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में? आयोनिक के जैसा, ठीक है। देन लिक्विड और गैस में कैसे? लिक्विड और गैस में कौन सा होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर के जैसा, ओके। सो क्वेश्चन हम देखेंगे, फर्स्ट 3 इक्विलैटरल PCl बॉन्ड मेक एन एंगल 120, यस, जैसे कि मैंने बताया एंगल 120 होता है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। 2 एक्सियल बॉन्ड्स मेक एन एंगल 180 विद ईच अदर, यस। अब हम देखा जाएगा पीस, ये एक्सियल है यहाँ से, तो एक्सियल क्या करता है? 180 बनाता है, ये Cl, ये Cl, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कितना एंगल होगा? 180। एक्सियल PCl बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, यस, इक्वेटोरियल से एक्सियल
लॉन्गर होता है। ठीक है, सो हमको पता चला ये थर्ड नंबर, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स। देन पीसीएल 5 मॉलिक्यूल इज ए नॉन रिएक्टिव। नो नो, ये रिएक्टिव है, जैसे कि मैंने बताया वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी रिएक्ट करता है। एंड आप पढ़े हो गए हेलो अल्केन हेलो एरेन प्रिपरेशन में, हेलो अल्केन के प्रिपरेशन में PCl5 यूज होता है, अल्कोहल के प्रिपरेशन में PCl5 यूज किया जाता है। सो दे आर रिएक्टिव। सो इनकरेक्ट पॉइंट कौन सा होगा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट नंबर 4। सो आंसर विल बी नंबर 4। ओके, so student we will check next question 77 which will make basic buffer। basic buffer मतलब क्या? बेसिक बफर मतलब क्या होगा? इस पे हम लोगों का weak base, it is a mixture of weak base and a strong acid। it is a mixture of weak base and strong acid। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कौन सा होगा। सबसे पहले है NaOH and CH3OH। तो सारे के रिएक्शंस कैसे होने वाले हैं, क्या होने वाला है? सारे का रिएक्शंस होने वाले हैं स्टूडेंट, सारे के रिएक्शंस होने वाले हैं इस प्रकार। ठीक है ना? सो सबसे पहले ये जो NaOH है कितना 50 ml है एंड दिस इज योर 25 ml। सो जो प्रोडक्ट होने वाले हैं इसके 25 ml को कम कंज्यूम कर लेंगे, तो कितना रहा प्रोडक्ट में आने वाला है 25 ml। सो ये जो मिक्सर फॉर्म हो रहा है, जो 25 ml मिक्सर फॉर्म हो रहा है, ये क्या है? वीक एसिड। इट इज अ मिक्सर ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारा ये नहीं हो सकता वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सो ये वाला रॉन्ग है। नंबर 2 चेक करेंगे, 100 ml ऑफ CH3, ये कितना है? ये 100 ml है, ये भी 100 ml है, तो दोनों 100 ml 100 ml क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएंगे। सो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट में ये जो फॉर्म होगा इसमें ये चीज टोटली रहेगा नहीं, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों टोटल कंज्यूम हो जाएगा। सो ये जो फॉर्म हो रहा है ये भी क्या? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो रहा है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट। सो नंबर 3, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस यहाँ पे आ रहा है मिक्सचर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो जाएगा? ये कितना दिया है? 100 दिया है, ये कितना दिया है? 200 दिया है। ठीक है, सो ये 100 ये 200, तो इसमें से जो 200 है ये 100 कंज्यूम हो जाएगा, रिमेन्स रहा कितना हम लोग का जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, प्रोडक्ट में आएगा 100 ml आएगा NH4Cl। और ये जो मिक्सर है किसका मिक्सर हो रहा है? वीक बेस, दिस इज योर वीक बेस and this is your weak acid, sorry, strong acid, HCl is a strong acid। so this will be the correct। लास्ट वाला भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे भी क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, सो क्या हो जा रहा है? सॉल्ट हो जा रहा है। 100 ml है, कंज्यूम हो जा रहा है, जो ये जो होगा ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मीन्स ये जो हो रहा है सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक बफर नहीं देने वाले, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? सो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 78 नंबर, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो रहा है? द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मींस ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स? ये है पैथालिक एसिड। ठीक है, ये है पैथालिक एसिड। तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ रिएक्शन, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। सी, रिएक्शन विथ अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड लोग क्या होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? अमोनियम एसीटेट। मीन जो NH3 है ये NH3 इस पे ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है? NH4 प्लस। अगेन इसको हम लोग जब हीट करते हैं वाटर लॉस कर जाएगा, वाटर लॉस करने से क्या बन जाएगा? एसिडामाइड। H2O निकल जाएगा, इसमें स्टूडेंट अगर H2O हम लोग निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? CONH2, तो एसिडामाइड बन गया। ठीक है, लाइक उसी तरह से बेंजीन में भी वैसे होता है, ये क्या है? बेंजोइक एसिड। अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे, ये NH4 इस पे ऐड हो जाएगा और फर्दर हीट करने से H2O निकल जाएगा, तो क्या दे देगा? बेंजीनामाइड। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला आप देखिए, जो रिएक्शन है
नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट, ये है पैथेलिक एसिड। ठीक है, ये जो पैथेलिक एसिड है NH3 इसमें भी अटैच होगा, सिंपल, ये NH3 इसमें भी अटैच होगा, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम पैथेलेट। ठीक है, NH4 प्लस अगेन इसको आप लोग हीट करेंगे तो वाटर लॉस कर देगा, जिस तरह से प्रीवियस वाला में हो रहा था, इसमें से वाटर लॉस करेगा, इसमें से वाटर लॉस करेगा, तो क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा, CONH2 CONH2, इसमें से H2O निकाल दो, इसमें से H2O निकाल दो, तो ये क्या बन गया, पैथेलामाइड हो गया। अगर इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, सो इसमें क्या होगा, इसमें से ये NH2 निकल गया, ठीक है, और इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, मीन्स अमोनिया माइनस कर देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉम्बाइन हो जाएगा, तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, पैथेली अमाइड, यहाँ पे क्या होगा, ली हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ला। ठीक है, डिफरेंस क्या है आपको पता चल रहा है, तो यहाँ से अगर अमोनिया निकल जाएगा तो किस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आ रहा है, एक कॉमन रिएक्शन है, अगर बेंजोइक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, सो अमोनियम सॉल्ट बनता है, फर्दर हीट करने से वाटर लॉस करके उसके रेस्पेक्टिव अमाइड ग्रुप देते हैं, तो इस केस में पैथेलेमिक केस में वो पैथेलियमाइड दे रहा है, पैथेलिमाइड दे रहा है, क्लियर। सो इसमें से भी कौन सा करेक्ट होने वाला है, ये NH3 या पैटेज होगा, NH4 होगा, वाटर लॉस होने वाला है, सो ये वाला स्ट्रक्चर ए, आप देख रहे हो, नंबर वन विल बी द करेक्ट वन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मैच करना है हमको कि कॉलम ए कॉलम बी का कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट होने वाला है। स्टूडेंट, टू क्या होता है, अगर टोटल बॉन्ड पेयर टू हो तो उसको लीनियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर टोटल बॉन्ड पेयर थ्री हो तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, फोर हो तो टेट्राहेड्रल होता है, फाइव हो तो बाई पिरामिडल एंड सिक्स हो तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स, ओके, जियोमेट्रिक है ये सब। सो जनरली अगर हम लोग ये वाला पहला वाला का देखना स्टार्ट करें तो कितना होगा, इसने चार बॉन्ड पेयर किया टोटल, चार बॉन्ड पेयर मीन टेट्राहेड्रल, मीन्स जनरली ये स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। ठीक है, अब ट्राई करेंगे रिलेट करने के, यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, इसका सिक्स हो रहा है, सिक्स बॉन्ड पेयर होगा। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर से इसका बनाएंगे तो सिक्स बॉन्ड पेयर होगा, सिक्स बॉन्ड पेयर मीन्स ऑक्टाहेड्रल, सो बी थ्री होगा, ये तो कंफर्म ही है। ठीक है, देन ये फोर प्लस फाइव, फाइव हो रहा है, मीन्स समझ लो ये भी क्या हो रहा है, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, जनरली पिरामिडल मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल को ही बोलते हैं पिरामिडल, डायरेक्ट नॉर्मल, जो थ्री मीन्स यहाँ पे जैसे कि थ्री है, तो ये भी एक कंफर्म हुआ, ये इसको मैं कंफर्म कर सकता हूँ, और तो ये भी, ये चार है तो मीन्स स्क्वायर प्लानर, प्लानर हुआ मीन्स नॉर्मल स्क्वायर प्लानर, तो बचा क्या मेरे पास, ये वाला, इस तरह से मैं रिलेट करके कर सकता हूँ। तो ए का टू दिस टू एंड थ्री ऑप्शन, देन बी का थ्री हो रहा है, बी का थ्री, ये भी दोनों करेक्ट हो रहा है, देन सी का फोर मीन्स दिस टू वन। ठीक है, टू देन वन, वन किसका हो रहा है, डी का वन, यस। सो कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, तो ये आपको ये चीज़ याद रखने का है। ठीक है, आप टेट्राहेड्रल यहाँ पे हम लोग स्क्वायर प्लानर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, the manganate and the permanganate ions are tetrahedral due to, four option is given, the pi bonding involves overlapping of p orbital of oxygen with d orbitals of manganese. There is a no pi bonding. The pi bonding involves overlap of p orbital of oxygen with the p orbital of manganese. The pi bonding involves overlap of d orbitals of oxygen with d orbital of manganese. Students, ये बुक का बहुत ही अंदर का क्वेश्चन है, आपको थॉरली इससे पता चलेगा, इस क्वेश्चन से पता चलेगा आपको बुक को पूरा थॉरली लीड करना है, मीन जैसे कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो,
ये सब बुक्स आपको क्या है, बीट बाय बीट एक बार बुक रीड करना भी है। सो ये है क्लास 12 की DNF ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, मैंगनीज डी ब्लॉक्स को बिलोंग्स करते हैं। तो इसी चैप्टर में हमको क्वेश्चन मिलने वाला है, इसका आंसर मिलने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो हम लोग चेक करते हैं। रीड स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली द मैंगनेट एंड द पर मैंगनेट्स आर टेट्राहेड्रल, द ग्रीन मैंगनेट इज paramagnetic with one unpaired electron, with paramagnet is diamagnetic. The pi bonding takes place by overlapping of p orbitals of oxygen and d orbital of manganese. तो जो पाई बॉन्डिंग होती है किस तरह से हो रही है पाई बॉन्डिंग, स्टूडेंट्स यू कैन रीड, यहाँ से आपको पता चलेगा। होती है पाई बॉन्ड ओवरलैप करती है ऑक्सीजन का विद p ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड d ऑर्बिटल किसका, मैंगनीज का। सो आंसर क्या होने वाला है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होते हैं। यस, हमको पता चला पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगा। p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन के साथ, यस, एंड d ऑर्बिटल किसके साथ होता है, मैंगनीज के साथ। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सो स्टूडेंट आपको बुक्स भी थॉरली रीड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। स्टेबल कौन सा नहीं है इसमें से। स्टूडेंट्स, स्टेबल हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या क्या है। सिलिकॉन है, ठीक है, जर्मेनियम है, स्टेनस 3 है, एंड यहाँ पे एक सिलिकॉन है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये जो तीनों हैं ये सब हैं, इस पे 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बात देखने वाले। ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, दे फॉर्म अ स्पीसीज लाइक दिस टाइप। दे कैन फॉर्म अ 6, अब देखिए 6 है तो इस टाइप के स्पीसीज फॉर्म हो सकते हैं, बट ये नहीं एग्जिस्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि जो क्लोराइन का साइज है वो ज़्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, एंड इट कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड Si4+ ड्यू टू लिमिटेशन इट्स साइज। सो ये और 1 नंबर एंड 4 नंबर, ये दोनों में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे फ्लोरीन करेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, तो वो अकोमोडेट हो सकता है, मगर यहाँ पे क्लोरीन का साइज लार्ज है, ठीक है, तो वो उस पर फिट नहीं हो सकता है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, नॉट स्टेबल कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, So we will move to next question. 82 number, for a cell involving one electron, E naught cell equal to 0.59 volt and at 298 Kelvin. The equilibrium constant for the cell reaction. हमको निकालना है equilibrium constant, ठीक है। equilibrium constant means K in K equilibrium constant निकालना है। तो K equilibrium constant क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से क्वेश्चन है, तो इसका एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये है फॉर्मूला। तो डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉन क्यू। सो डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से क्या निकलता है, ये फॉर्मूला हमारा निकलता है। एक्चुअली ये फॉर्मूला ये है। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर टी एफ, इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन, आर टी एफ लॉन क्यू का वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, 0.0592 वोल्ट बाय एन लॉग क्यू, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हमको गिवन है। अगर हम लोग पुट करते हैं आर का वैल्यू, टी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, सो हमारे पास 0.0592 आने वाला है, ठीक है। एल एन क्या रहता है, एल एन का इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाता है, एल एन इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग, ठीक है ना। सो हम लोग पुट कर देंगे सारा का वैल्यू, तो हमारे पास ये आ जाएगा फॉर्मूला। सो अभी हमको क्या दिया है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इसका वैल्यू क्या हो जाता है,
0 हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट ई सेल सॉरी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ई नॉट सेल इक्वल टू, ये चीज जो माइनस यहाँ पे था इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड एन का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को दे दिया है 1। एन का वैल्यू कितना दे दिया है स्टूडेंट, 1 है। क्वेश्चन अगर हम देखे जाएंगे, रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं 1, सो एन का वैल्यू है 1। सो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 log Q। ठीक है ना, हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, log K लिख रहा हूँ। ठीक है, सो ई नॉट सेल का वैल्यू भी दे दिया हमको, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दे दिया है 0.059, इसका वैल्यू दे दिया है 0.059। सो क्या हो जाएगा, log K इज इक्वल टू 0.59 बाय 0.592। ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 0.59 ले लेंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू दिया है 0.0592, 0.059 में ले लेता हूँ। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, log k इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, तो log k का वैल्यू कितना निकल गया 10। अभी हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपको पता चल गया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एट इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाता है, सो ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ये प्लस पे इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला ई नॉट सेल इक्वल 0.0592 log k। तो ई नॉट सेल का वैल्यू है हमारे पास और एन का वैल्यू है 1, सो log k इज इक्वल टू 10 आया। सो हमको log k का वैल्यू आ चुका है 10। log k क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा 10। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे के ई के वैल्यू क्या हो जाएगा, के ई के एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 10, जिसका वैल्यू कितना हो जाता है 10 टू द पावर 10, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। सो इसमें से कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया भी आपको। Question will check which of the following is an amphoteric oxide. Okay, so amphoteric मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, amphoteric are the hydroxides amphoteric are the substances compound which react with both acids and base, जो both acids के साथ and base के साथ react करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं amphoteric। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इनमें से कौन सा फॉलोइंग कंपाउंड जो कि रिएक्ट करेंगे बोथ एसिड्स एंड बेस के साथ, तो हम लोग चेक करेंगे। जनरली जो मेटालॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं वो लोग एम्फोटेरिक की नेचर होते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो बोथ एसिड एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखना चाहेंगे कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पे हमको पता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये प्योरली बेस होने वाला है। ठीक है, सो ये जो बेरिलियम है, ठीक है, ये बेरिलियम कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड, अगर हम लोग एसिड देंगे HCl देंगे H2SO4 देंगे तो रिएक्ट करेगा, एंड बेस के साथ भी ये लोग रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक होने वाला है। ठीक है, जिससे कैल्शियम मैंने बताया, मैग्नीशियम बताया,
ये लोग क्या करेंगे, इधर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, नॉट ऑल, ओके। सो बट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो बोथ एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गैसेस चैप्टर से है। गैस एट 350 केल्विन एंड प्रेशर कितना है 15 बार, मोलर वॉल्यूम है इतना, स्मॉलर देन दैट ऑफ आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, वी नो दैट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, क्या है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z इज इक्वल टू वी रियल बाय वी आइडियल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। सो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जा रहा है, वी रियल इज स्मॉलर दैट ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। तो मीन्स हम लोग का आइडियल गैस वी आइडियल इज ग्रेटर देन वी रियल। सो हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आने वाला है, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आने वाला है, लेस देन 1 आने वाला है, ठीक है। सो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। सो लेस देन 1 एंड एट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएंगे, डोमिनेट होने वाला है। सो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन, लेस देन 1, दिस वन एंड दिस वन, बट एट्रैक्टिव फोर्स मैंने क्या बोला, डोमिनेंट होते हैं। इस केस में क्या होता है, एट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, डोमिनेंट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो फॉर 85 नंबर। स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना है, ठीक है। अगर वो हमको पता चल जाएगा तो हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। मीन्स आपको याद रखने का है ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे क्या दिया है, पहले HCP दिया है लैटिस। स्टूडेंट आपको याद रखना है HCP के लैटिस हमेशा याद रखने का है 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। कितना होते हैं, HCP के 6 होते हैं, ठीक है। और BCC भी दिया हो तो उसका भी 6 होते हैं, ठीक है। HCP कॉमा मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, BCC का भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। बट आपको ये याद रखने का है FCC जो होता है उसका होता है 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। FCC का कितना होता है, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होने वाले हैं, इसके डबल, ठीक है। HCP BCC का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 6 इन 6, FCC का होता है 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है, इसका डबल होता है। HCP एंड BCC का टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और FCC का टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना हमको जाने की, तो हमको दिया है HCP, तो HCP का क्या दिया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में बोला है। कौन ऑक्यूपाई करता है, C ऑक्यूपाई करता है 75%। तो A एंड C, ठीक है। A कितना होने वाला है, A का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 6, क्यों, क्योंकि A का ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरा ऑक्यूपाई करता है, मीन्स 6 होने वाला है। मगर जो C है वो कितना है, 75%, मीन्स 75/100 इंटू 6। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, we will cut from 25 3 ja 25 4 ja, again we will cut 2 3 ja 2 2 ja, तो कितना आ गया 9/8, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अभी हमारे पास, C ये पूछा, तो इसमें से करेक्ट कौन सा आने वाला है, C आ गया हमारे पास 9/8, ठीक है। पहले C लिख दे रहा हूँ, फिर A कितना आया 6, ठीक है। सॉरी 9/2 आ रहा है, मैंने 8 लिखा है स्टूडेंट, देखिए 2 है नीचे, 3 3 9/2,
सो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करने से C9A12। ठीक है, तो इसके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो ये कट जाएगा, 3 3 जा 3 4 जा 12। ओके, सो क्या हो जाएगा, C3A4। सो कौन सा करेक्ट होगा, C3A4। सो कौन सा करेक्ट होगा, C3A4, ऑप्शन नंबर 3। ओके, so we will move to next question, 86 number. In which case change in entropy is negative? एंट्रोपी नेगेटिव कब होगा स्टूडेंट, एंट्रोपी नेगेटिव जब होगा जब डेल एस, एंट्रोपी का हम लोग डिनोट करते हैं डेल एस में, डेल एस का क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, सो हम लोग देखेंगे इसमें से डेल एस लेस देन 0 कब होगा, कौन से केस में होगा। पहला, सबसे पहला है इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर मीन्स लिक्विड से सॉलिड में चेंज होना, सॉरी लिक्विड से गैस में चेंज होना। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर मीन्स क्या होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होना, तो इसमें हम लोग का एंट्रोपी इंक्रीज होता है। सो पहला वाला नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर हम लोग चेक करेंगे एक्सपांशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ता है जब गैस एक्सपांड करते हैं, वी नो दैट एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सो नंबर 2 भी नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 3 हम देखेंगे सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। अगेन इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में, तो यहाँ पे भी एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रैंडमनेस, एंट्रोपी मीन्स एक्चुअली क्या होता है, रैंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, रैंडमनेस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होंगे। तो तीनों केसेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये लास्ट केस हम लोग अगर चेक करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, तो डेल n कितना होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वी नो दैट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट 1 माइनस 2, तो कितना आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग दोनों गैस गैस में है तो फेस चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे डेल एन का वैल्यू क्या हो रहा है, डेल एन जी मीन्स गैस का वैल्यू आता है -1, मीन्स नेगेटिव आ रहा है, मीन्स यहाँ पे डेल एस क्या है, लेस देन 0, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एंट्रोपी नेगेटिव होगा। तो कौन से केस में नेगेटिव हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4, द आंसर क्या हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 87, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन। स्टूडेंट इसमें से विजिबल रीजन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ अ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन कौन सा है स्टूडेंट, हम लोग को पता है हाइड्रोजन जब स्पेक्ट्रम देता है तो हम लोग का बहुत सारा सीरीज है, हम लोग पढ़े हैं लेमन सीरीज, बल्मर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फंड सीरीज, और एक तो है पी फंड सीरीज। ठीक है स्टूडेंट, इनमें से विजिबल कौन सा है, विजिबल एक सीरीज होता है विजिबल, बाकी के नहीं है। ये जो लेमन सीरीज है ये फॉल्स होता है, किसमें फॉल्स होता है, यूवी में। कहाँ फॉल्स होता है, यूवी रेज में। ठीक है, ये जो बल्मर रीजन होता है ये होता है विजिबल, जिसमें से हमको नजर आता है ना विबग्योर, ये है विबग्योर सीरीज। ओके, एंड पैस्टन सीरीज एंड ब्रैकेट, ये दोनों किस में फॉल करते हैं, ये दोनों के दोनों आईआर सीरीज है। ठीक है, सो आईआर और वी, आईआर एंड यूवी ये दोनों क्या होता है, इनविजिबल है। यूवी एंड आईआर ये दोनों क्या है, इनविजिबल। सो विजिबल सीरीज कौन सा होगा, बल्मार सीरीज इज योर विजिबल। ठीक है, जो कि हमको नजर आता है ना 7 कलर्स। ओके, सो करेक्ट आंसर इज योर 2, बल्मार सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर, द मेथड यूज टू रिमूव द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। स्टूडेंट टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने का कौन सा मेथड यूज होता है, दो टाइप्स के हार्डनेस होता है, वी नो दैट टेम्परेरी एंड परमानेंट। सो इनमें से कैलगन्स मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड एंड सिंथेटिक रेजिनेंस मेथड, ये तीनों क्या है, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, तीनों से ये सब क्या रिमूव करते हैं, परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, सो टेम्परेरी क्या होगा, सो क्लार्क्स मेथड जो होता है यूज होता है टेम्परेरी हार्डनेस
ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, इन विच द बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम आर रिएक्ट विद द स्लैक लाइम। इस प्रोसेस में क्या होगा, बाइक हम लोग का जो हार्डनेस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। ओके, सो वो रिएक्ट करते हैं बाइकार्बोनेट्स एंड कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के साथ स्लैक लाइम रिएक्ट करेंगे एंड रिमूव करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्लार्क मेथड। ठीक है, ये जो तीनों है वो है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। सो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, विच वन ऑफ सॉरी। सो बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89। सो बच्चों हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, विच वन इज स्माइलाइटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मीन्स ये कौन सा है, हमको पता चलता है दीज आर द ओर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, ये किसका ओर्स है हमको ये पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, सारे के सारे ओर्स हैं, तो इनमें से मैलाचाइट कौन सा है। स्टूडेंट्स आई विल शो यू, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, वी शुड रिमेंबर ऑल द ओर्स। सी एल्यूमिनियम का ये सब कॉमन है, हमको पता है बॉक्साइड है, उसकी फॉर्मूला दिया है। ठीक है, देन आयरन का हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब चीज़ आपको याद रखना है। तो इसमें देखिए मैलाचाइट किसका है, कॉपर। कौन सा मेटल का है, कॉपर का है। ठीक है, तो मैलाचाइट सी, एंड इसके फॉर्मूला क्या है, कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो हमको पता चलेगा ये अगर मैलाचाइट कॉपर का और है तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि इसमें कॉपर ज़रूर प्रेजेंट होगा। सो अभी चेक करते हैं। सो मैलाचाइट किसका और है, कॉपर का, तो ये 3 नंबर तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है 1 एंड 2, ये हमको पता है ये दोनों कॉपर के ओर्स हैं, बट ये मैलाचाइट्स नहीं है, कॉपर पायरेट्स चाल्कोपायरेट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4th वाला है, मैंने अभी आपको जैसे दिखाया 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये कौन से चैप्टर से आ रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वी नो दैट। ठीक है, तो आपके सारे ओर्स आपको याद रखने के हैं, उसके फॉर्मूलाज याद रखने के हैं, एंड कौन से मेटल्स के ओर्स वो भी याद रखने के, कभी कभी पूछ सकता है। सो स्टूडेंट वी विल चेक द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 90 नंबर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सल्फेट अमीन। यहाँ पे किसका बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, आमीन का पीछे है। तो ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, हमको पता ही है कि बेसिक स्ट्रेंथ आमीन का क्या होता है, सेकेंडरी सबसे ज़्यादा होता है, देन प्राइमरी आता है, देन एक्सप्लेनेशन बुक में दिया भी गया है और आप पढ़े होंगे, तो सेकेंडरी, प्राइमरी, देन टर्शियरी आता है। एंड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स, दैट इज इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखा जाए सॉल्वेशन इफेक्ट हो, स्टेरिक इफेक्ट हो कि हैंड्रेंस हो, ये सब अफेक्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ आमीन्स के। बट जनरली वी नो द ऑर्डर, तो जनरली हम लोग ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शियरी। तो इसमें से सेकेंडरी कौन से हैं हम लोग एक बार देख लेते हैं। दिस डायरेक्ट फर्स्ट नंबर स्टूडेंट, ये है सेकेंडरी, यस प्राइमरी, देन टर्शियरी, देन ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी नहीं, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डायरेक्टली स्टूडेंट वी नो दैट ये है हमारा सेकेंडरी, ये है प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी है। ठीक है, ये प्राइमरी है और ये टर्शियरी है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, सो शेयर करो, लाइक करो मेरे वीडियोस को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।